हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम मृदा संसाधन से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे और हमने 3 प्रकार की मृदाओं का अध्ययन किया था, जिसमें नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा और नंबर 3 लैटराइट मृदा का अध्ययन किया। इन तीनों के बारे में विस्तार से हम जानकारी पिछली वीडियो तक प्राप्त कर चुके थे। जैसे जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की श्रेणी में मानी जाती है। उत्तर भारत में संपूर्ण उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस मृदा का फैलाव है। कारण है ये मृदा नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है और हिमालय से उतरने वाली विभिन्न प्रकार की नदियां, जिसमें 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी तंत्रों के द्वारा ये पूरे संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में इस मृदा का जमाव किया जाता है। इसकी चर्चा भी हम पिछली वीडियो में कर चुके थे और हमने देखा था कि यह मृदा गेहूं व गन्ने की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा होती है। उसी क्रम में नंबर 2 हम चल रहे थे। हमने काली मृदा का भी अध्ययन किया कि काली मृदा नाम के अकॉर्डिंग ही कि इस मृदा का रंग काला होता है। यह मृदा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। यही कारण है कि मानसून के आगमन से पहले, यानी वर्षा ऋतु के आगमन से पहले ही इस मृदा की जुताई कर दी जाती है, क्योंकि गीली होने पर इसमें जुताई कर पाना आसान नहीं होता। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है। ऐसा नहीं कि इनमें और फसलों का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जिसको माना जाता है वो इन फसलों के लिए माना जाता है। यह काली मृदा जो हम चर्चा कर चुके थे, अत्यंत महीन कणों वाली होती है और इसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कारण है कि इसके जो कण होते हैं वो अत्यंत पास होते हैं, महीन होते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप इस मृदा के अंतर्गत नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसमें नहीं होती और लंबे समय तक यहां पानी संग्रहित रह सकता है। वहीं बात की थी हमने तीसरी मृदा लैटराइट मृदा की। इस मृदा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी लैटराइट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ईंट। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान मिलता है। यही कारण है कि इस मृदा में जीवांश की मात्रा बहुत कम होती है और यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंतर्गत काजू की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। तो ये तमाम 3 मृदाओं का जिक्र हम पिछली वीडियो तक कर चुके थे। आज उसी क्रम में चलते हैं नंबर 4 मृदा, और वो है
मरुस्थलीय मृदा। नाम के अकॉर्डिंग ही मरुस्थल में पाई जाने वाली मृदा मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। भारत जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, यह तमाम तरह की विविधताएं चाहे सांस्कृतिक हों या आर्थिक हों या राजनीतिक हों या भौतिक हों, यहां तमाम तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। रहन सहन संबंधी विविधता है, खान पान संबंधी विविधता है, पोशाक परिधान संबंधी विविधता है, भाषा और बोली संबंधी विविधता है। तो उसी तरह से धरातल और मृदा संबंधी विविधताएं भी यहां पाई जाती हैं। भारत का एक क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों में शामिल है, जिसे पश्चिमी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। यहां वर्षा का अत्यंत अभाव पाया जाता है। यहां वर्षा वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर भी नहीं हो पाती। आप सोचें और जरा समझें, भारत का एक हिस्सा मेघालय, यदि हम बात करें मेघालय जिसका नाम मेघ प्लस आल्य यानी बादलों का घर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहां वर्ष में 1100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान, जहां 25 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं हो पाती। यही कारण है कि यह क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्रों में शामिल है और यही मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाली मृदा मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानी जाती है। यह मरुस्थलीय मृदा देखा जाए तो काली मृदा के विपरीत दिखाई देती है। काली मृदा, जैसे मैंने कहा था कि इसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि मरुस्थलीय मृदा में पानी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। आप इसमें पानी डालेंगे, तुरंत मृदा के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या सूर्य के द्वारा वाष्पीकृत कर लिया जाएगा, यानी तुरंत ये पानी सोख लेगी। इसमें लंबे समय तक पानी रुका नहीं रह सकता। जहां काली मृदा के कण हमने देखा था, यहां पर महीन होते हैं और पास पास होते हैं, तो मरुस्थलीय मृदा के कण दूर दूर होते हैं और मोटे होते हैं। परिणाम यह निकलता है कि सूर्य की किरणें इसके अंतर्गत तक पहुंच जाती हैं और यहां मौजूद पानी का तुरंत वाष्पीकरण हो जाता है। तो जहां काली मृदा महीन कणों वाली है, तो मरुस्थलीय मृदा मोटे कणों वाली है। जहां काली मृदा के अंतर्गत पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी लंबे समय तक ये अपने में पानी को संचित रख सकती है, तो मरुस्थलीय मृदा में यह विशेषता नहीं पाई जाती। मरुस्थलीय मृदा में मुख्य रूप से बाजरे की खेती की जाती है। बाजरा जो एक शुष्क फसलों में शामिल है, इसके लिए पानी की कमी यानी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती पानी की। ये कम पानी में भी उत्पादित हो सकता है। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पानी की कमी पाई जाती है, जहां वर्षा का अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में भी इस फसल का उत्पादन किया जा सकता है। तो मरुस्थलीय मृदा में बाजरे की खेती, और यह मृदा जो मिलती है मुख्यतः राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्सों में यह मृदा देखने को मिलती है। तो हमने देखा 4 प्रकार की मृदा। नंबर 5 आते हैं पर्वतीय मृदा या वन मृदा। पर्वतों में पाई जाने वाली मृदा पर्वतीय मृदा के नाम से जानी जाती है। पर्वतों में जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया की श्रेणियां, ये जब आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे तब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र हमारे देश में पाए जाते हैं। इन पर्वतों में मिलने वाली मृदा पर्वतीय मृदा कहलाती है। इन्हें वन मृदा भी कहा जाता है। कारण है पर्वतों में ढाल के अनुसार अलग अलग प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अगर हम पर्वतीय ढाल को देखें इस तरह से, तो पर्वतों की तलहटी पर बड़े झुरमुटदार घने वृक्ष देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं यह वन शंकुधारी हो जाते हैं, और अधिक ऊपर जाते हैं तो वनों का अभाव हो जाता है और यहां मिलती है सिर्फ छोटी घास। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहां मिलने वाली मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है। और यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, इसीलिए इसे पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्वतीय मृदा का अपरदन सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि जैसे ही वर्षा होगी पर्वतीय क्षेत्रों में, वर्षा के जल के साथ यहां मौजूद मृदा नीचे खिसक आती है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का अपरदन सर्वाधिक मात्रा में होता है। यह अपरदन क्या होता है इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इन पांचों मृदाओं के बारे में आप एक बार देख लीजिए। जलोढ़, काली, लैटराइट, मरुस्थलीय और वन मृदा। भारत के अंतर्गत ये विशेष प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भी और देखा जाए तो वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। कछारी मृदा, बलुई मृदा, दोमट मृदा, रेतीली मृदा, अलग अलग क्षेत्रों में इनको स्थानीय नाम दिए जाते हैं, लेकिन मुख्य जो वर्गीकरण है वो ये 5 प्रकार का वर्गीकरण शामिल किया जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं अपरदन के बारे में। और पाठ की समाप्ति है आपके ये। इसके बाद अपरदन, और अपरदन के आगे मृदा अपरदन। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। हमारी प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है, या तो वह बढ़ रहा है या वह घट रहा है। आज दिखाई देने वाली आपको तमाम चीजें चाहे वो स्थिर दिखाई दें, लेकिन वो भी या तो घट रही हैं या बढ़ रही हैं। कैसे? आज दिखाई देने वाले खंडर क्या प्राचीन समय में ऐसे ही रहे होंगे? प्राचीन समय में तो ये राजा महाराजाओं के महल थे, शान शौकत से भरे हुए, लेकिन समय के प्रभाव को यदि देखें तो धीरे धीरे वो महल आज खंडर में तब्दील हो गए। एक बड़े से बड़ा विशाल पर्वत हो या वृक्ष हो, समय के अनुसार यह भी समाप्त हो जाता है। मानव धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है। एक शिशु से वो बालक बनता है, बालक से युवा बनता है, युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्ध। एक तरफ तो वो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वो घट भी रहा है। उसकी आयु लगातार खत्म हो रही है, और एक समय ऐसा आता है जब वो इस दुनिया को छोड़कर
चला जाता है। यानी कहने का आशय यह है कि प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है, या तो वह बढ़ रहा है या फिर वह घट रहा है। और ये बढ़ने और घटने की जो प्रक्रिया होती है वो तीन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। एक अपक्षय, दूसरा अपर्दन और तीसरा निक्षेपण। यह अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण में ये अपक्षय और निक्षेपण क्या है, इसकी चर्चा तो कभी हम बाद में फुर्सत में करेंगे, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा यही। अभी हम करते हैं सिर्फ चर्चा अपर्दन की। अपर्दन अर्थात किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है। जब यह अपर्दन मृदा का होता है तो इसे मृदा अपर्दन कहा जाता है। यानी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया मृदा अपर्दन कहलाती है। मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया मृदा अपर्दन कहलाती है। यह प्रक्रिया मुख्यतः दो कारणों से होती है। एक पवन के द्वारा यानी हवा यानी वायु के द्वारा, तो दूसरा जल के द्वारा। जब मृदा पवन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाई जाती है तो उसे पवन अपर्दन कहते हैं। जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा उड़ाकर ले जाई जाती है तो उसे पवन अपर्दन कहा जाता है। और जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा बहाकर ले जाई जाती है तो उसे जल अपर्दन कहा जाता है। दो शब्द आ रहे हैं इसमें, यहां तो हो रही है उड़ना और यहां है बहना। यानी यहां तो मृदा बहकर जाती है और यहां मृदा उड़कर जाती है। तो मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाना पवन अपर्दन, और मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाना जल अपर्दन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान की चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अपर्दन किया जाता है। और यह अपर्दन इस तरीके से किया गया है कि यहां का क्षेत्र पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ हो गया, जिसे नाम दिया जाता है उत्काथ भूमि। यह भूमि ऐसी भूमि होती है जो कृषि करने योग्य नहीं होती। कहीं पर बहुत अधिक ऊंचाई पर मृदा के जमाव हैं, तो कहीं पर मृदा का अपर्दन इस तरीके से किया गया है कि गहरी गहरी घाटियां बन चुकी हैं, पूरा क्षेत्र बीहड़ हो चुका है। तो चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक रूप से मृदा का अपर्दन किया गया राजस्थान के अंतर्गत, जिसे नाम दिया जाता है उत्खात भूमि। तो इस तरह से देखा जाए तो मृदा आज पूरी तरह से नष्ट होने की स्थिति में। मृदा पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। आवश्यकता है मृदा के संरक्षण की, क्योंकि एक तरफ तो मृदा का हो रहा है अपर्दन और दूसरी तरफ मानव के द्वारा अपनाई जा रही अनैतिक पूर्ण नीतियों के कारण
भूमि प्रदूषित हो रही है। ऐसे में कृषि क्षेत्र लगातार सिमटता चला जा रहा है। खाद्यान्न उत्पादन पर संकट मंडराने लगा है। भूमि निम्नीकरण की समस्या बन चुकी है। मृदा अनुपजाऊ हो रही है। आवश्यकता है मृदा के संरक्षण की, उसको अपरदित होने से बचाने की, उस पे प्रदूषण को होने से रोकने की। और यह सब काम संभव होगा सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका है अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके। जितनी ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा उतना ही कम मृदा का अपरदन होगा और उतनी ही मृदा कम प्रदूषित होगी। तो इसलिए समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें चाहिए कि मृदा का संरक्षण किया जाए। यहां आपका मृदा संबंधित अध्याय समाप्त होता है। कल फिर हम एक नए अध्याय के साथ एक नई वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।